गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है रविवार 25 सितंबर 2022। आज हम पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से अध्याय 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें एवं 97वें संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 2016 में इसमें एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियाँ हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया और इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियों 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। पहला, भौगोलिक कारण। भारत का विस्तृत और विविधता। दूसरा, ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। सी, जम्मू कश्मीर को जोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। डी, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटियों पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से भी भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों
भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इससे लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान हैं या फिर इससे मिलते जुलते हैं। तीसरा, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। पहला, कुछ उपबंध को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है। कुछ अन्य प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। चौथा, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय आदि। यद्यपि भारतीय संविधान की बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य को नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ,
फेडरेशन विथ डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इत्यादि। पांचवा, सरकार की संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरा, बहुमत वाले दल की सत्ता। तीसरा, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। चौथा, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पांचवा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। छठा, निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसद प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्रीय सरकार का नाम देते हैं। छठा, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। सातवां, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका को स्थापित करती है जो अपने आप को एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे
न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों को निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, न्याय सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। 8वां मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये अधिकार हैं: पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवां, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक का काम करती है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों को रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेरण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं हैं। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। 9वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि पर वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। 10वां, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2022 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के भाग 4A में एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है
इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का आदर करे और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता। 11वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत की संविधान निरपेक्ष है, इसलिए यह किसी विशेष धर्म को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। पहला, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। दूसरा, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चौथा, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पाँचवां, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। छठा, हर व्यक्ति को किसी भी समाज, धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने की समान अधिकार है। सातवां, हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। आठवां, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नौवां, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। 10वां, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। 11वां, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। 12वां, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यही नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। 12वां, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देश में विविध आकार, जनसंख्या व उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक
वह सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमज़ोर वर्गों के लिए नई आशाएं या प्रत्याशा जगाता है। 13वां एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एक नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक नागरिक के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के 2 समूहों का लाभ उठाता है। पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त, दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहता हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और नृजाति विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत के निर्माण का जो सपना देखा था, वह पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। 14वां स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। पहला, संसद राज्य विधान सभाओं, भारत के राष्ट्रपति व भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, राज्य और केंद्र सरकार के खाते के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों का वैधानिकता और उसके उचित होने की टिप्पणी करते हैं। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग, यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। चौथा, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों में राज्यपाल को सलाह देना, विभिन्न प्रावधानों एवं कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकाय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। 15वां आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रामक और सशस्त्र विद्रोह पैदा हुए राष्ट्रीय अशांति की अवस्था, अनुच्छेद 352।
दूसरा, राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन में असफलता, अनुच्छेद 365। तीसरा, वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। 16. त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियाँ अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें, एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A अथवा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करती है। 17वां है सहकारी समितियां। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है। इस संदर्भ में 3 परिवर्तन संविधान में किए गए। पहला है, इसने सरकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 19। दूसरा, इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए, अनुच्छेद 43B। तीसरा, इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, शीर्षक से अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियां तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान, जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया, की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। पहला, उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और दुनिया की एक बोरी अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय संविधान में उसकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त
आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई कुछ पूछ सकता है कि इस घड़ी में दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिखाई जा सकती है। केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। दूसरा, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए गए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। फिर उसका ही संशोधन रूप उदाहरण के लिए श्री निवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश संविधानता ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः P.R. देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जहाँ तक इस आरोप की बात की प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रारूप संविधान में अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है। मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा, उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी एक का स्व अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। तीसरा, अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी है क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिसमें यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त व अकारक है। इस संदर्भ में के हनुमंतरैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमें इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्र, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, का कहना था, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उनमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्धांत नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। चौथा, गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबंधित नहीं करता है।
जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंतैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम, संविधान सभा के एक और सदस्य, इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधीवाद विचारों के प्रति इसका तीव्र विरोध को बताते हैं। पांचवा, महाकाय आकार। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित किए गए हैं। सर आइवर जेनिंग्स, एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता, के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहे तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.वी. कामत, संविधान सभा के सदस्य, ने टिप्पणी की, प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। छठा, वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विधिवादितापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, इनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. माहेश्वरी, संविधान सभा के सदस्य, का कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार व शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत, स्पंदन युक्त, जीवनदायी दस्तावेज है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। हम शब्दों और शब्दों से लद गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे हम चौथा चैप्टर की पढ़ाई करेंगे, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।